Hello students, today we will learn about stages of development and the topic is childhood. We will discuss about the childhood stage of development today. This period extends from the age of 2 years to 12 years. During this stage, marked changes takes place in a child, both physically and psychologically. सो इस जो ये काल है इसका प्रारंभ 2 वर्ष की आयु से 12 वर्ष तक की आयु तक का होता है और इस काल में बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से, बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके का परिवर्तन इस आयु में देखा जाता है. अकॉर्डिंग टू कोल एंड ब्रूस, द एज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड यूनिक पीरियड एंड इट इज़ इंडीड अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड फॉर अ पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड. कोल और ब्रूस के अनुसार इस काल को अनोखा काल कहा गया है और ये एक ऐसा काल है जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बच्चे को समझने में, उसकी बातों को समझने में कि वो कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है. इसको अनोखा काल क्यों कहा गया है, इसे यूनिक पीरियड क्यों कहा गया है? मुझे लगता है शायद इसलिए क्योंकि जो भी बाल्यावस्था होती है उसमें जिस तरीके के मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन तो होते ही हैं, बालक थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होता है, शैशवावस्था से आगे उसमें विकास हो रहा होता है, लेकिन इसमें जिस तरीके का मानसिक विकास हो रहा होता है, जिस तरीके का सांवेगिक विकास हो रहा होता है, वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है. कभी वो कोई चीज़ को पसंद करता है, कभी उसी चीज़ को बिल्कुल नापसंद करने लगता है. कभी तो वो बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड होता है, बहुत अच्छी तरीके से उसका व्यवहार होता है, और कभी कभी वहीं पे वो बहुत ज़िद्दी हो जाता है. तो ये बहुत मुश्किल पड़ जाता है पेरेंट्स के लिए समझना कि बालक का आखिर किस तरफ रुझान है, या वो क्या चीज़ पसंद कर रहा है, उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है. बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड होता है और शायद इसीलिए इसको ब्रूस एंड कोल ने अनोखा काल, यूनिक पीरियड कहा है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस उसमें होते हैं लेकिन वो परमानेंट नहीं होते. वो सारे चेंजेस टेम्प्रेरी होते हैं, बहुत ही क्षणिक होते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए ही वो रहते हैं, कुछ समय बाद वो फिर से परिवर्तित हो जाते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन, some great educationists, no period during the life cycle is more important than childhood from an educational point of view. Teacher who works at this level should understand children, their fundamental needs, their problems and the forces which modify and produce behavior change. एंड ब्लेयर एंड जोन्स ने कहा है कि जो शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है. जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करते हैं. सबसे ज़्यादा ये बात तो हम सब भी अगर पीछे मुड़ के देखें अपने बाल्यावस्था की तरफ, तो वो शायद एक ऐसा पीरियड होता है जो सबके लिए बहुत ज़्यादा अविस्मरणीय होता है, बहुत ही मेमोरेबल पीरियड होता है, जिसकी मेमोरी हमारे साथ हमेशा लाइफ टाइम रहती है. जो जीवन के हमारे कुछ क्षण हैं, कुछ पल हैं, जो हमारा स्ट्रगल पीरियड है, जो हमारा जो सेलिब्रेशन का पीरियड है, वो बीच के जो पीरियड्स होते हैं उनमें हम कई चीज़ चाहें भूल जाएं, लेकिन बाल्यावस्था की जो हमारी मेमोरीज़ हैं, जो हमारे इवेंट्स हैं, वो हम कभी नहीं भूलते. वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, उनको हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं, कभी कभी हम उनको याद करके खुश होते रहते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो अगर इन्होंने ब्लेयर और जोन्स ने जो उसको बहुत महत्वपूर्ण काल बोला है, ये बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि वो वाकई बहुत ऐसा महत्वपूर्ण काल होता है कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा घटा है तो उसका बहुत इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर हमेशा रहता है. और अगर कुछ अच्छा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिटर लाइफ के कुछ मोमेंट हैं जो हुए हों, वो भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं और उसी को हम बार बार जीते हैं या उसको कभी हम को रिलेट करने की कोशिश करते हैं.
तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट period in the life cycle of a human being. So now we will discuss about the stages of childhood, in which it is divided into 3 parts. First is early childhood, यानी कि पूर्व बाल्यकाल की अवस्था, जो कि 2 से 3 वर्ष की होती है. The child is eager to acquire new skills. बालक जिसमें हर एक नई चीज़ को, हर एक नए गुण को सीखने की कोशिश करता है. 2 से 3 साल का बालक बहुत बड़ा नहीं होता, उसने अभी चलना और कुछ नए नए शब्द बोलने सीखे होते हैं और हर चीज़ नई है उसके लिए, बिल्कुल नया है. कोई भी जैसे घर में कोई रेडियो है या फ्रिज है, उसको खोलना, उसको बंद करना और किस तरीके से उसको फुटवेयर पहनना है, जो वो सीखने लगता है कि फुटवेयर ठीक से वो पहन पाए, अपने कपड़े पहनना. और डोर बेल बजी है तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, या कोई घर में आया है तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उसका, और आसपास की चीज़ों को जो रोज़ उसके पेरेंट्स कर रहे हो वो सीखना. जैसे फॉर वेरी स्मॉल एग्जांपल कि अगर दूध वाला घर दूध देने आया तो वो जो हम लोग थैला लटका देते हैं वो वैसे ही वो भी करने लगता है कि हाँ ऐसा करना है. या दरवाजे को रात में लॉक करना है तो वो उसको ध्यान रहता है कि लॉक करना है. इलेक्ट्रिसिटी के बटन्स हैं वो उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना. एंड देयर आर इनन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स, बहुत ही सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो वो रोज़ रोज़ की जीवन में देखता है और वो सीखता है. तो बहुत नई नई चीज़ों को देखने के लिए आतुर रहता है. वो नए अगर उसको कोई टॉय दिख जाए तो वो टॉय को खोल कर या उसको और कुछ और फॉर्म देने की कोशिश करता है. तो नई चीज़ें, नया हर चीज़ नई है और उसमें सीखने की जिज्ञासा होती है तो वो नई चीज़ें सीखता है. नेक्स्ट इज़ द चाइल्ड मूव्स अराउंड टू एग्जामिन इट्स एनवायरनमेंट. अब उसने चलना सीख लिया है, अब उसको दिख रहा है, उसने पकड़ना सीख लिया है, तो वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है कि हमारे आसपास क्या है. अच्छा, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हम बच्चों को हाथ पकड़ के मार्केट लेके जाते हैं तो हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करते हैं. वो कुछ और उन्होंने नई चीज़ देख ली तो उस तरफ हाथ छुड़ाया और भागने की कोशिश करते हैं कि हम वो चीज़ देखाएं. तो वो अब उनको पता है कि वो चल सकते हैं, वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उनके रीच में चीज़ें हैं, उनके रीच में जगह है, तो वो वहाँ भागने की और जाने का प्रयास करने लगते हैं. और जो अपने आसपास उनके गार्डन है, एनिमल्स है, उनको देखना, उनसे सीखना, उनकी आवाज़ें निकालना या उनकी तरह एक्टिविटी करना, ये सारी चीज़ें वो उस टाइम करने लगते हैं जब वो 2 से 3 वर्ष के होते हैं, क्योंकि पूरा एक नया संसार उन्हें मिला होता है सीखने के लिए. वो चीज़ें उनके आसपास हैं और वो हर चीज़ को जानना कि छोटी सी छोटी बात है, जैसे कि उन्होंने वॉच देख ली तो वो उसी टिक 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 को सुनने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है. तो अगर हम उसी तरीके से, जिस तरीके से हम बड़े हो गए हों और हम किसी एक नए प्लैनेट में जाएं और वहाँ की नई चीज़ें देखें, वहाँ का नया एनवायरनमेंट देखें, तो हम भी जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसी तरीके से ये एक संसार उनके लिए बिल्कुल नया है. और जब वो छोटे होते हैं, इन्फेंसी वाली स्टेज जो मैंने लास्ट अपने सेशन में डिस्कस किया था, तो इन्फेंसी स्टेज में क्योंकि चीज़ें उनकी रीच में नहीं रहती हैं, क्योंकि वो उसको पकड़ नहीं सकते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, तो वो होता तो उनके माइंड में है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते. लेकिन जब वो चाइल्डहुड की स्टेज में आ जाते हैं, 2 to 3 इयर्स की एज में आते हैं, तो वो चल सकते हैं, वो पकड़ सकते हैं, तो उनकी एक्टिविटी उस तरीके की हो जाती है और वो उसमें उसको देखना, सीखना, पहुंचना वहाँ तक, वो क्या है, वो सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज़ द चाइल्ड नीड्स गाइडेंस. यही सबसे समय भी बहुत ज़रूरी होता है. जिस तरह से कोल ने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण समय है और अनोखा काल है, तो ये है वाकई, क्योंकि इसी समय बालक को बहुत ज़्यादा निर्देशन की भी आवश्यकता होती है. बहुत ज़्यादा हम मॉरल वैल्यूज़ तो नहीं डेवलप कर सकते, लेकिन यहाँ से उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए कि वो क्या चीज़ करेक्ट है, क्या चीज़ नहीं करेक्ट है, कि मार्केट में जाके हाथ नहीं छोड़ना है, दूर नहीं जाना है हमसे, हमारी आंखों से दूर नहीं जाना है, और कोई अजनबी से बात नहीं करनी है,
और इस तरह की चीज़ें कि हमें उसको गाइड करना होता है टाइम टू टाइम में। ये बहुत ट्रेनिंग का टाइम होता है जिसमें रूटीन ट्रेनिंग तो उसको दी ही जा रही होती है कि जो भी रूटीन वर्क हैं वो उससे अपने आप को जो है फेमिलियर कर पाए। उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जा रही होती है, उसको खाने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है, कैसे स्पून से खाया जाए, बैठ के खाया जाए, एप्रन लगा के खाया जाए और पानी कैसे पिया जाए। तो ये सारी चीज़ें की जो गाइडेंस, ये ट्रेनिंग, ये निर्देशन तो उसको मिल ही रहा होता है। साथ ही साथ उसको एक तरीके मैनर्स का ट्रेनिंग भी देने का टाइम है, क्योंकि वो हर चीज़ अगर उसको वो टाइम पे ट्रेनिंग ना दिया जाए और वो उसने एज क्रॉस कर ली, अगर 3 से अबव उसने एज क्रॉस कर ली, तो वो सारी चीज़ें फिर उसको समझाना और बताना सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉट इम्पॉसिबल बट लिटिल डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट इज़ द चाइल्ड रिक्वायर्स केयर टेकर्स केयरफुल एंड कॉन्स्टेंट अटेंशन। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि उसको निर्देशन में रहना चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही है। तो दूसरी तरफ उसको जो भी उसकी केयर कर रहा है, उसका परवरिश कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है, अगर उसके मदर है या कोई और उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी कोई है वो जो साथ में रह रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि बच्चा कहीं हर्ट ना हो जाए, गिर ना जाए, ये कुछ किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अपने आप को हर्ट ना कर ले। क्योंकि मैनी टाइम्स इट इज़ सीन कि मम्मी अगर वो वेजिटेबल अपना काट रही हैं, रोज़ का काम जो कर रही हैं वो भी करने की कोशिश करने लगा तो कहीं उसने अपने हाथ को नुकसान पहुंचा लिया, या अगर वो कुछ दिया जला रही हैं या कुछ ऐसा काम कर रही हैं तो वो अपने आप को, तो उसको वो टाइम टू टाइम वो गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं करना है, ये बड़ों का काम है, ये आपको नहीं करना है। बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, उसको साफ़ सफाई में बताना पड़ेगा, ज़मीन में अगर गिर गया है तो उसको उठा के नहीं खाना है। बहुत सारी छोटी छोटी बातों के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार वो आदत पड़ गई तो फिर वो आदत जो हैबिट फॉर्मेशन एक बार इस एज में जो हो जाती है, उसको फिर ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। और फिर आप कितना भी सिखाएं कि इट इज़ नॉट करेक्ट, वो इट कम्स इन प्रैक्टिस, फिर वो ख़त्म नहीं हो सकती। किसी के घर गए, वहाँ से कुछ उठा के ना ले आएँ, कभी हमें किसी के घर से कुछ उठा के नहीं लाना है, किसी अजनबी से हमको कुछ खाना पीना नहीं है। ये सारी तरीके की जो छोटी छोटी बातें हैं वो सब वो जो ये उम्र है उसमें सिखाई जानी चाहिए कि कोई भी हमें ऐसे हाथ पकड़ के कहीं ना ले जाए। अगर हमें कहीं खड़ा देखे तो हमें मम्मी को देखना है, अपने पापा को देखना है और किसी बड़े को बुलाना है, हमें अकेले नहीं चला जाना है। ये सारी तरीके की ट्रेनिंग भी इसी टाइम दी जानी चाहिए कि हमें सच बात बतानी है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन ये हैबिट फॉर्मेशन में आ जाती। अगर ये हैबिट फॉर्मेशन में आ गई, इसका हैबिट हो गई बच्चे को, इसकी आदत पड़ गई, तो वो फिर प्रैक्टिस में आ जाता है, वो उसको वही करने लगता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। जो हाइजीन का केयर करना है, वो सारी चीज़ों का गाइडेंस, वो सारी चीज़ों का निर्देशन इस स्टेज में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दिस इज़ अ वेरी इम्प्रेशनेबल स्टेज। ये एक तरीके का इस काल को, ये काल जो है ये बिल्कुल एक तरीके का कोरी स्लेट होता है बच्चा, वो उसके ऊपर आप जो भी लिखते जाइए, जो आप उसको फीड करेंगे वो वैसा बन जाएगा। इसलिए उसको बहुत अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें सिखाना होता है, केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वो टीवी भी देख रहा है, घर में कभी बहस हो रही है तो वो भी देख रहा है, बाहर जा रहा है तो वो भी जो चीज़ें देख रहा है, समटाइम नॉट वेरी पॉजिटिव थिंग्स। सो हमें उसको किस तरीके से डील करना है, ये केयरफुल अटेंशन हमको पे करना पड़ेगा। इट इज़ अ स्टेज ऑफ प्रॉब्लम एंड स्टबर्ननेस। येस इट इज़, क्योंकि यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग का अभी उसको पूरी तरह से आभास नहीं हुआ है। ये बात नहीं पता है कि व्हाट इज़ करेक्ट मैनर्स, व्हाट इज़ नॉट, व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल, व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसको अभी ये डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं हुआ है, उसको किसी चीज़ का ये अंदाज़ा नहीं है कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, जब तक उसको सिखाया ना जाए। तो वो प्रॉब्लम की स्टेज तो एक तो इनक्विजिटिवनेस बहुत होती है इस एज में, जिज्ञासा, क्यूरोसिटी बहुत होती है, सीखना, जानना, हर चीज़ के बारे में प्रश्न करना, और ज़िद, अगर कुछ चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि एक बहुत ही पुराना में एक छंद है जिसमें कृष्ण जी अपनी माता जी से, यशोदा से कह रहे हैं कि मया मुझको चंद्र खिलौना दीनो। तो वो एक हट होती है, बाल हट तो विशेष होती है,
और इसका हम लोग केवल अभी के ही स्थिति में, परिस्थिति में, या अभी के इस जो ये समय चल रहा है 20वीं शताब्दी में ही केवल नहीं देखने को मिला है, बल्कि ये पुराना चला आ रहा है, बहुत पुराना, जब से हमारे ये वेद पुराण लिखे गए। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे ही रही हूँ जिसमें ये कृष्ण जी अपनी मैया से हट कर बैठते हैं कि मैया मुझको चंद्र खिलौना दीन हो। तो ये वही वाली उम्र है, वही बाल्यावस्था है जिसमें बच्चे हर तरीके की जिद और हट कर बैठते हैं। तो वो तो माओ के लिए एक प्रॉब्लम वाली स्टेज है ही, वो प्रॉब्लम वाला काल है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो डील करना पड़ता है वो मदर्स को ही करना पड़ता है। इट इज़ द एज ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि सारी इंक्विजिटिवनेस होती है, सब चीज़ें जानने की इच्छा होती है और ज़िद होती है कि ऐसा चाहिए तो ऐसा ही चाहिए, ये खाना है तो ये ही खाना है। सो बट विद प्रॉपर गाइडेंस एंड विद जो माँ का लाड़ दुलार है, और लाड़ दुलार की भी एज होती है, इसलिए उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकली उसको किस तरह से डील किया जाए, इसके लिए हर माँ ट्रेंड होती है। ये कहा जाता है कि एवरी मदर इज़ ट्रेंड इन डीलिंग विद चाइल्डहुड। तो वो ट्रेनिंग कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन इनबॉर्न ट्रेनिंग होती है हर मदर की अपने बच्चे के साथ डील करने की। सो दिस इज़ द एज ऑफ स्टबर्ननेस एंड प्रॉब्लम्स। Then this is the second stage, middle stage, that is 4 to 8 years. The crisis faced during this period is initiative versus guilt. जो भी अब ये थोड़ा बड़ा हो चुका है बालक, स्कूल जाने की उम्र है उसकी, वो स्कूल भी जाता है एंड अब सब चीज़ें सीख रहा है, देख रहा है। अब उसको थोड़ा थोड़ा जो मॉरल वैल्यूज़ भी उसमें डेवलप हो चुके हैं, राइट एंड रॉन्ग भी उसको पता है क्या है, सब चीज़ें की ट्रेनिंग गाइडेंस उसको मिली हुई है घर में भी और स्कूल में भी। एक कई बार एक ऐसा काल भी, एक ऐसा समय भी वो फेस करता है जब वो कुछ काम करता है और उसमें गिल्ट भी महसूस करता है। और वो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी ही चीज़ होती है, छोटी सी बात होती है, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगती है कि मैंने ये गलत किया या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत जो होती है वो उसकी जो गिल्ट फील करने की है, जो उसको अपराध बोध की भावना भी इस पीरियड में, इस काल में विकसित होती है कि वो कुछ चीज़ों में ये बात को समझने लगता है कि कहाँ उसने गलती करी। और फिर वो एक इट इज़ अ न्यू डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड, जब वो ये बात को महसूस करने लगता है कि कहाँ गलत था वो और कहाँ सही था, और वो एक क्राइसिस पीरियड होता है, उसमें बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ता है कि हाँ उसको कैसे कंसोल किया जाए, अगर उसने कोई ऐसा काम भी कर दिया जिसके लिए वो गिल्ट महसूस कर रहा है तो उसको कैसे कंसोल किया जाए और उसको इस बात के लिए समझाया जाए कि आगे से नहीं करना, या नेक्स्ट टाइम you should not do this. Okay, it happens, you are feeling sorry, all right, but don't do it next time. या कुछ छोटा पनिशमेंट दे के उसको वहीं पे उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो आगे और ना बढ़े, उसके दिमाग में उसका बहुत ज़्यादा असर ना हो। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू ट्राई न्यू थिंग्स। अब तो उसमें काफ़ी थोड़ा, क्योंकि वो वेट हाइट में उसको स्ट्रेंथ मिली है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो वो न्यू चीज़ करना चाहता है। नॉट ओनली सिटिंग इन द क्लास एंड प्लेइंग विद इंडोर गेम्स, बट ही वुड ऑल्सो लाइक टू गो आउटसाइड एंड प्ले इन द पार्क। बहुत सारी चीज़ें वो पार्क में करना चाहता है, स्विंग्स पे जाना चाहता है। अपने स्कूल में वो जो गेम्स होते हैं दौड़ने वाले, वो करता है, दौड़ने वाले गेम्स खेलता है, जैसे कि जंपिंग है एंड स्किपिंग है, राइडिंग है, जो थोड़ा बड़े बच्चे करते हैं, वो चीज़ें करने लगता है, वो नई चीज़ें सीखने लगता है, क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट भी उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से उसका फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो उसके जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें चेंज आता है और वो बेटर ही होते हैं, क्योंकि पहले वो थोड़ा कम चीज़ों के ऊपर उसका कमांड था, अब थोड़ा वो बेटर करने लगता है। जो पजल्स वो पहले नहीं कर पाता था अब वो करने लगा होता है।
बहुत सारे जो स्कूल में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसमें वो पार्ट लेने लगता है, तो वो नई चीज़ें सीखता है, क्योंकि अब उसके माइंड भी डेवलप हो रहा है और बॉडी भी डेवलप हो रही है। नेक्स्ट इज़ द चाइल्ड्स क्रिएटिव एफर्ट शुड बी इनकरेज्ड, क्योंकि वो नई चीज़ें ट्राई कर रहा है तो उसकी नई चीज़ों को ज़रूर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो भी कुछ वो नया कर रहा है, जैसे अगर वो कुछ ड्राइंग बना रहा है और कलरिंग करना उसने शुरू किया है और स्केचिंग करना शुरू किया है, या उसको पेपर कटिंग से उसने कुछ बनाया है, तो जो भी कुछ वो कर रहा है उसके लिए उसको इनकरेजमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे निकलने लगते हैं तो वो बहुत रेस में पार्ट लेते हैं, एथलीट्स में पार्ट लेते हैं और फर्स्ट आते हैं, या कुछ बच्चे बोलने में बहुत अच्छे होते हैं तो वो एलोक्यूशंस जो उनके स्कूल के होते हैं उसमें पार्ट लेते हैं और अच्छा बोलते हैं, या कुछ बच्चे स्टोरी टेलिंग में अच्छे होते हैं। तो इन सब जो भी उसका एफ़र्ट है, जो भी वो कर रहा है, उस चीज़ को प्रोत्साहन, ड्यू इम्पोर्टेंस ज़रूर देना चाहिए पेरेंट्स को और टीचर्स को, ताकि वो उसको इनकरेजमेंट मिले। देखिए, एक जो जब भी कभी कोई किसी को इनकरेज करता है या अप्रिशिएट करता है, उसी समय एक पॉजिटिव हार्मोन डेवलप होने लगता है हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, और वो सारे बॉडी को, सारे सिस्टम को एक बहुत अच्छा सा गुड वाइब्स जो भेजता है, जो गुड सिग्नल्स भेजता है, वो एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो इनकरेजमेंट और एप्रिसिएशन, उसके जो क्रिएटिव एफर्ट है उसको ज़रूर मिलना चाहिए। वो छोटा सा भी काम करे तो उसकी टीचर को, उसके पेरेंट्स को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। द स्टेजेस ऑफ हायर डिग्री ऑफ क्यूरोसिटी, यस, वो जो ये तो हम पहले भी बता चुके कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्यूरोसिटी लेवल बढ़ने लगता है। जैसे अभी तक बच्चे को केवल इतना ही पता था कि टीवी से रिमोट ऑन होता है, ऑफ होता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ये भी जान जाता है कि कैसे, कौन से चैनल पे क्या प्रोग्राम आ रहा है, क्योंकि उसको सब नंबर्स का पता चल गया है, वो पढ़ सकता है, वो सारी चीज़ें जानने लगा है। और बुक रीडिंग में भी उसको इंटरेस्ट आने लगता है, वो सब चीज़ जानने की कोशिश करने लगता है अपनी। अगर वो मदर से बहुत अटैच्ड है और उनके साथ किचन में जाता है तो वो सब देखने लगता है कि किस तरह से सैलड कटिंग हो रही है, किस तरह से वेजिटेबल कटिंग हो रही है, किस तरीके से कोई अच्छा डिश बनता है तो वो कैसे हो रहा है। एंड अगर वो फादर के साथ है तो वो चीज़ें देखने लगता है जो वो कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को सीखने लगता है। सो क्यूरोसिटी लेवल बहुत हाई हो जाता है एंड इंक्विजिटिव हो जाते हैं, बहुत ग्रेगरियस होते हैं। इस टाइम ये वाला जो पीरियड होता है उसमें बहुत बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, और वो कहीं भी जाते हैं तो उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये कैसे होता है, इससे क्या कर सकते हैं, ये कैसे बनता है, ये कैसे चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें उनको पता करने की वो कोशिश करने लगते हैं। टेंडेंसी टू इमिटेट एल्डर्स, यस, अगर घर में कोई है तो हम लोग उसको इमिटेट करने लगते हैं, अपने एल्डर्स को इमिटेट करने लगते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, और उनको और क्या क्या जिस तरह से वो अपने हेयर स्टाइल करते हैं तो वो भी उस तरह की हेयर स्टाइल बनाने लगे हैं। जिस तरीके से वो कुछ भी बात करते हैं फ़ोन पर, वो भी वैसे ही बात करने लगते हैं। तो ये अपने जो भी उनके एल्डर्स हैं उनको इमिटेट, ये दिस इज़ एज ऑफ इमिटेशन, जिसमें वो को से देख कर सीखने लगते हैं जो उनके घर में हैं। So ये this is also one of the most important responsibility of elders to behave properly inside the house, to speak properly because someone is watching and imitating them. So ये बहुत important होता है कि हम लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ व्यवहार करना है, ताकि वो उसी तरीके से वो वही व्यवहार करेंगे जैसा हम उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। एज ऑफ स्कूलिंग, क्योंकि ये स्कूल की एज होती है तो वो तो सीख ही रहे हैं स्कूल से, जो उनको मैनर्स हैं, जो एटिकेट्स हैं, वो सब सीख ही रहे हैं। जो उनकी पढ़ाई में जितना उनका कोर्स है वो सब वो लर्न कर रहे हैं स्कूल से। जितना मैथमेटिक या मेंटल एबिलिटीज़ की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अब वो सीख रहे हैं, और कैसे सोशल ग्रुप में मिक्सअप होना है, कैसे फ्रेंडलीनेस होना है, वो सारी चीज़ें दे आर लर्निंग फ्रॉम द स्कूल।
Next stage is later childhood that begins from 8 to 12 years. So 8 साल से 12 साल के बच्चे में अब चेंजेस जो होते हैं वो हम इस स्लाइड में देखेंगे. चाइल्ड डेवलप्स ग्रेटर अटेंशन स्पैन. अब क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है इसलिए वो चाहता है कि उस पर सब ध्यान दें. वो सबको अपने काम करके आकर्षित करने की कोशिश करता है. जो भी वो कुछ कर रहा होता है वो चाहते हैं कि लोग उनको देखें, उनको अप्रिशिएट करें. और अगर हम प्रॉपर अटेंशन अपने बच्चों पर पे नहीं करते हैं तो वो कुछ ऐसा करने लगते हैं, वो कुछ गलत भी करने लगते हैं, कुछ अपना टेम्पर टेंट्रम शो करने लगते हैं या कुछ ऐसा डिस्ट्रक्टिव करने लगते हैं जिससे हमारा उनकी तरफ ध्यान जाए, ध्यान आकर्षित करने लगते हैं वो, क्योंकि हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं. इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ग्रोइंग चिल्ड्रन की तरफ पेरेंट्स को हमेशा ध्यान देना चाहिए. उनकी एक्टिविटी पर, उनकी लैंग्वेज पर, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी हर चीज़ पर, उनके रूटीन पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है और इसमें बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं, बहुत तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके का परिवर्तन हो रहा है. तो ये बहुत अटेंशन कैचिंग स्टेज होती है. और अगर हम बच्चे को उसकी अच्छी चीज़ों के लिए उस पर अटेंशन नहीं पे करेंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे या उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ तोड़ फोड़ भी वो करने लगेगा. अपना वो ध्यान वो फिर नेगेटिव चीज़ें करके आकर्षित करने लगेगा अपनी तरफ. अगर हम उसको अच्छी चीज़ के ऊपर उसका ध्यान देते रहेंगे, हम देते रहेंगे तो उसको ये है कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझ पर ध्यान दे रहे हैं. लेकिन जहाँ हमने ध्यान देना बंद किया या अगर हम अपने में बिज़ी हुए तो वो कुछ ऐसा करने लगते हैं कि फिर हमें मजबूर हो जाता है उनकी तरफ ध्यान देने के लिए. तो दिस इज़ अटेंशन कैचिंग एज. नेक्स्ट इज चाइल्ड रिक्वायर लेस स्लीप एंड गेन रैपिडली. अब क्योंकि एक्टिविटी बढ़ गई है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मेंटल भी वो उनका डेवलपमेंट हुआ है, तो वो ज़्यादा सोने में उनका वो बॉडी उनको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती. उनकी बॉडी को बहुत रेस्टलेस वाली एज भी होती है, वो बढ़ भी जल्दी जल्दी रहे होते हैं. तो हम लोग जैसे अगर छोटे बेबी हैं इन्फेंसी में और अर्ली चाइल्डहुड में तो हम बार बार 1-2 बार दिन में बच्चे सोते हैं. रात में तो सोते ही हैं, दिन में भी 1-2 बार सोते हैं. जब थोड़ा थक जाते हैं तो सो जाते हैं. लेकिन क्योंकि उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो उनकी स्लीप भी कम हो जाती है और वो उनका जल्दी ग्रोथ हो रही होती है, रैपिड ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम. इट इज़ अ पीरियड ऑफ गैंग स्टेज. ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उनका पीयर ग्रुप का उनके ऊपर बहुत प्रभाव रहता है अब, क्योंकि इसको जो ये गैंग स्टेज इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो उनका जो मित्रता का जो एक दायरा है वो बढ़ा होता है और वो अब कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट और जो सीखना है वो सारा चीज़ें यहाँ चल रही होती हैं कि वो ऐसा पहनता है तो मैं भी वैसा पहनूंगा, वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूँगा, वो ये लेके आया था तो मैं भी लेके जाऊँगा. तो ये वाला बहुत है. अच्छा मैं ऐसा नहीं पहनूंगा क्योंकि उसने कहा कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो या ये बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस टाइम चलती है. बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है इस टाइम जो पीयर ग्रुप का जो स्टेटमेंट है, पीयर ग्रुप का जो एक जो मत है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है इस समय. इट इज़ अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस. कंपटीशन होता है और स्किल भी उनको बहुत अच्छी होनी चाहिए. उनको पूरा वो हर चीज़ में अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं. वो हर चीज़ परफेक्टली करना चाहते हैं. कोई भी चीज़ करेंगे तो वो परफेक्टली करना चाहते हैं. ये नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, और बड़ी जल्दी से इम्पेशेंटली वो चीज़ इधर उधर कर देते हैं. ये है तो एक तरीके से देखा जाए तो इट्स अ गुड हैबिट कि वो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो चीज़ें करने में हाई हो रहा है तो वो और थोड़ा बेटर करना चाहते हैं. तो इट इज़ गुड, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. तो वो भी एक लिमिट में होना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर काउंसलिंग बच्चों को देनी चाहिए. पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटी. पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़ इस टाइम बढ़ जाती है. बच्चे अब कहीं पार्टी में जाते हैं तो और भी लोगों से मिलते जुलते हैं. अपने हम उम्र बच्चों से जब मिलते हैं तो भी उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ मिक्सअप होते हैं. और जो स्कूल में भी अगर कुछ कोई फंक्शन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. उसमें उनका पूरा पार्टिसिपेशन होता है. गेम्स है, स्पोर्ट्स है और कल्चरल एक्टिविटी है. वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो भी उनका इंटरेस्ट है, अगर डांस में है या सिंगिंग में है या कोई और क्रिएटिव राइटिंग में है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं.
तो ये एक अच्छा, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ दिस एज, पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ दिस एज कि बच्चे सोशल होते हैं, सबसे बात करना। अगर वंस दे आर सोशल, दे आर नेवर अलोन। अगर वो सामाजिक हैं तो वो अकेले कभी नहीं हो सकते। वो फिर अपनी बात शेयर करते हैं, अपने सारे दुख सुख शेयर करते हैं, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो शेयर करते हैं। अगर वो अनसोशल हैं तो वो अकेले हैं, और ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और ये तो कहा गया है कि बच्चा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होता है, और ये दिस इज़ द एज वेयर इट स्टार्ट्स। कुछ बच्चे बहुत रिजर्व होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वो कभी अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। और कुछ बच्चे बाहरमुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो सबसे अपनी बात शेयर करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, और हर चीज़ में आगे से आगे बढ़कर पार्ट लेते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं। तो येस, इट इज़ गुड। और वो अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो उसके प्रॉब्लम, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स की सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि वो कभी अपने मन में कुछ नहीं रखेगा, वो हमेशा अपनी बात सबको बताएगा, वो अकेला नहीं रहेगा, उसकी कोई नेगेटिव बात नहीं होगी पेरेंट्स को कि वो बॉदर करती जा रही हो और वो किसी को शेयर नहीं कर रहा होगा। आजकल कितना देखिए ये देखा जा रहा है कि बच्चे टीन सुसाइड कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को उसका रीज़न भी नहीं पता होता है कि वो किस लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अगर बच्चा बाहरमुखी है और एक्सट्रोवर्ट है तो वो अपनी बात शेयर करेगा, और वो फिर कभी वो लोनलीनेस की फीलिंग उसको कभी नहीं होगी कि उसके पेरेंट्स को इस बात की शिकायत हो कि बच्चा बहुत लोनली था और कुछ बात नहीं करता था, और पर हमें रीज़न पता ही नहीं है क्या रीज़न था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस एक्सट्रीम स्टेप। इंक्रीज़ इन टेम्पर टेंट्रम, यस, क्योंकि अब बड़ा हो रहा है वो, अब उसका जो मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है, तो वो उसमें ये वाला बात तो होती है कि अब जो चीज़ चाहिए तो रीज़निंग जो डेवलप हो रही है उसमें ये भी हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें क्यों नहीं मिलेगा, हम क्यों नहीं जाएं, ये वाली भी बात आ जाती है। और उससे फिर जो है ये टेम्पर टैंट्रम शुरू हो जाता है, उसकी जो इस तरीके की जो बहस होती है या उसका जो मिजाज होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है कि हम क्यों नहीं करें। अगर हम शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं तो हम क्यों ना जाएं, या एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मूवी चल रही है तो हम क्यों ना देखें, हमारा सब प्रिपेयर है। तो ये वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो मॉरल क्वालिटीज़ जो हम लोग अपने बच्चे को दे सकते हैं वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन जो एक हार्मोनल चेंज हो रहा है और जो एक ग्रोथ हो रही है उससे जो बच्चा प्रभावित है उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ग्रेजुअल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और बहुत धैर्य और पेशेंस की भी ज़रूरत होती है जो पेरेंट्स को दिखानी पड़ती है अपने बच्चे के प्रति बाल्यावस्था में, ताकि उनका सही विकास हो पाए और उन्हें सही गाइडेंस मिल पाए, उनके मन पर किसी भी तरीके की ठेस भी ना पहुँचे, और वो जो भी कर रहे हैं वो उनके हित में हो। So this is a very important stage in which parents have to deal with great wisdom. उनका जो एक फ़ैसला है, उनका जो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे डील करने का एक जो तरीका है वो बहुत ही उसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है इस स्टेज में, क्योंकि जब तक हम बच्चे को उस बात के लिए कन्विंस नहीं कर लेते कि यही चीज़ करेक्ट है, जो वो सोच रहा है वो उतना अच्छा नहीं है उसके लिए, तब तक वो उसके मन में वो द्वंद्व चलता ही रहेगा, वो अंतर्द्वंद उसके मन में चलता ही रहेगा कि हमने क्यों नहीं किया, और इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। तो हमें लगता है कि बच्चों को उस दिशा में सभी पेरेंट्स को मार्गदर्शन करना चाहिए।
एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगी कि मुझे जो मनोवैज्ञानिक हैं हैरलॉक, उनकी भी एक ये बात मुझे याद आती है कि उन्होंने एक ये बात कही है कि जो बालक है इस अवस्था में अपने आप का समायोजन समाज में कर रहा होता है, तो उसके जो उथल-पुथल है वो भी उसको शांत करना बहुत आवश्यक हो रहा होता है। इसीलिए जो 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 इस उम्र को कहा गया है कि ये बहुत ही अनोखा काल है, वो उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस अनोखे काल को और ये जो समायोजन बालक अपने इस जो आसपास के वातावरण से कर रहा है, वो समायोजन होना भी बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि मैंने कहा कि वो कभी जो अपना उसकी जो मन का अंतर्द्वंद है, वो उसको शांत हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद उसकी तरीके से सोचें। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि एमलेसली घूमने की आदत होती है, बिना किसी एम के घूम रहे हैं, समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये बात हम अपने तरीके से समझ रहे होते हैं। लेकिन हम बालक के तरीके से अगर सोचें, तो अगर हम बच्चे के तरीके से सोचें तो उसको उसी में प्लेजर आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एज अ पेरेंट्स हम लोगों को बहुत ही वाइजली सब चीज़ों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और समय समय पर एक बच्चे को अच्छी काउंसलिंग देनी होती है, उसके साथ एक बॉन्डिंग बनानी होती है, एक फ्रेंडलीनेस का एक रैपो स्टैब्लिश करनी होती है, जिससे हम उसकी मन की बात को समझ सकें और उसको सही का सही मार्गदर्शन कर सकें। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3 stages of childhood, early childhood, middle childhood and later childhood development, the gradual development from 2 to 12 years, what are the changes that takes place in a child, the mental changes, the physical changes, the change in interest. So we have discussed this today. और मुझे लगता है कि ये आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका सेशन बहुत ज्ञानात्मक रहा। और जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी, वी विल increase your knowledge in the next session. And one more thing which I would like to discuss is the tendency of acquisitiveness, संग्रह करने की प्रवृत्ति। ये बहुत देखा गया है कि ये जो उम्र होती है इसमें बच्चे चीज़ें संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जैसे मैच बॉक्स के कवर इकट्ठा करना या स्टैम्प कलेक्शन या स्टोन कलेक्शन, ये बहुत चीज़ें इकट्ठा करते हैं। और उनके लिए उनकी बहुत पॉजिटिवनेस रहती है कि वो किसी से उसको शेयर नहीं करेंगे। या वो जो मार्बल बॉल्स होती हैं वो कलेक्शन होता है। और इन सब ये उनके जो बहुत ट्रेजर्स होते हैं, ये बहुत कीमती चीज़ें होती हैं उनके लिए। उनको बहुत उनका जो कलेक्शन होता है वो बहुत कीमती होता है, वो किसी से शेयर नहीं करते हैं अपनी चीज़ें। और बाद में ये सब हम लोगों के साथ भी, क्योंकि ये बीता होगा, हम लोग ने भी बहुत कुछ ऐसा इकट्ठा किया होगा, और जब हम अपना कुछ पिछला खोल के देखें, अपने बॉक्सेस खोल के देखें, तो वो सारी चीज़ें वो होंगी। तो ये एक उम्र होती है जब बालक वो चीज़ें, नई चीज़ें इकट्ठा करना और उसको अपना ट्रेजर मानना कि ये मेरे पास बहुत प्रेशियस ट्रेजर है, ये मेरे पास इतना हो गया है। वो दूसरा बताता है मेरे पास इतना हो गया है। तो ये दिस इज़ द एज ऑफ एक्विजिशन, कि वो सब चीज़ें इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। और जो मैंने अभी ये भी कहा कि वो जो ग्रेगरियसनेस है, जो बोलना, बहुत ज़्यादा अत्यधिक बोलना, सब अपनी अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल के साथ टाइम स्पेंड करना, मगर ये इस बात के लिए पेरेंट्स को बहुत वॉचफुल रहना पड़ता है कि वो किस तरीके की फ्रेंड्स बना रहे हैं। और उनके फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई गलत चीज़ें सिखा रहे हैं या उनमें कोई गलत हैबिट डेवलप हो रही है, तो उनके फ्रेंड्स पर भी वॉच रखना होता है। उनसे बार बार उसका वॉच रखने का तरीका स्पाई की तरह नहीं है कि हम जासूस की तरह पीछे लग जाएं, बल्कि उनसे बातचीत करना, उनसे इंटरैक्टिव रहना, उनसे एक रैपो डेवलप करना कि वो किससे बात कर रहे हैं और क्या क्या बातें हो रही हैं। वो उनसे एक फ्रेंड की तरह उनसे सारी बातें शेयर करना, ताकि वो भी अपनी बातें शेयर करें, और एक तरीके का बॉन्डिंग डेवलप करना। मुझे एक रॉस की बात याद आ रही है, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं रॉस, उनकी बात याद आ रही कि बालक प्राय अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है।
जो अच्छे खेल खेलने और ऐसा कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित होते हैं, जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता। जैसे कि हाँ, ये बात है जो प्री प्री गैंग स्टेज के बारे में या गैंग स्टेज के बारे में जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि एक ऐसा छोटा सा गैंग जैसा बन जाता है उनका कि शाम को हम साइकिलिंग करते करते उस पार्क तक पहुँचेंगे या वहाँ तक हम साइकिलिंग से होके उधर से चक्कर लगा के आएंगे, जबकि उधर जाने के लिए मना किया जाता है कि वो कोई ट्रैफिक वाला एरिया है या कोई आइसोलेटेड एरिया है, उधर उनको नहीं जाना है, लेकिन वो उधर ही जाने के लिए उनका प्लान बना होता है। तो वो उनका मकसद ये नहीं पता होता है कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एडवेंचरस होना चाहते हैं, कुछ ऐसा एक्साइटिंग एडवेंचरस उनके दिमाग में होता है कि हम ये करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, इसलिए वो ये इस तरीके के उनका एक ग्रुप बन जाता है फ्रेंड्स का और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो नोइंगली अननोइंगली हमें बहुत वॉचफुल रहना पड़ता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको देखते रहना पड़ता है, उन पर ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जो उनके लिए बहुत फेवरेबल ना हो, क्योंकि यही एक वो एज है जिसमें अच्छे बुरे हर तरीके की मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हो रही हैं। वो हमसे भी सीख रहे हैं, एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, स्कूल से सीख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से सीख रहे हैं, अपने टीचर्स से सीख रहे हैं, और जो हेरिडिटी करेक्टर है उनमें वो तो विद्यमान है ही। तो जो बहुत सारी जगह से उनको जो ये सीख मिल रही है, जो लाइफ का लर्निंग लेसन उनको मिल रहा है, दैट शुड बी बेनिफिशियल फॉर देम इन फ्यूचर। जो भी कोई लर्निंग, जो भी कहीं से कोई टीचिंग मिल रही है उनको, वो उनकी लाइफ के लिए बस फेवरेबल होना चाहिए, वो कहीं भी अनफेवरेबल नहीं होना चाहिए, उसका कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उनके दिमाग पर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और उनको अच्छी चीज़ों के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ऊपर भी कहा है कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट बच्चों में हमें अंतर पहचानना चाहिए कि हाँ, कौन सा हमारा बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, कौन सा हमारा बच्चा इंट्रोवर्ट है। टीचर को ये बात जाननी चाहिए क्लास में कौन से बच्चे एक्सट्रोवर्ट है और इंट्रोवर्ट है, उनसे बोलने की, जो इंट्रोवर्ट बच्चे हैं उनसे बोलने की कोशिश करनी चाहिए, उनके मन की बात जानने की कोशिश करनी चाहिए और उनको उसी तरीके से गाइडेंस देना चाहिए, ताकि वो कभी कोई ऐसी बात हो जाए उनके जीवन में या कोई ऐसा फेलियर वो फेस करें जिसको वो कभी किसी से डिस्कस नहीं करते हों और वो उसके लिए कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाएं, तो वो ऐसा ना करें। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बड़े लोग हैं उनके लिए कि उस पर ध्यान दें, जिससे एक हेल्दी डेवलपमेंट चाइल्डहुड का हो पाए। वंस द चाइल्डहुड इज़ हेल्दी, द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट विल बी हेल्दी। अगर हमारा बाल्यावस्था अच्छी है, स्वस्थ है, तो हमारी आगे की अवस्थाएं भी, आगे का विकास भी स्वस्थ ही होगा, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर